चुनावी माहौल के बीच जब चुनावी प्रचार बिहार में जोर शोर से चल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री पटना पहुंचे हुए हैं। उन्होंने आज पटना में यानी 30 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं थी, राजनीति के बारे में नहीं थी, कास्ट इक्वेशंस के बारे में नहीं थी, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी आ रही है उसके बारे में थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने ये भी साफ किया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उन्होंने चुनाव आयोग से बकायदा परमिशन भी ली हुई है। आइए सुनते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मसले के ऊपर क्या कहा। मीडिया के प्रतिनिधियों से विनती है कि इस परेड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप मदद करिए और इस परेड के माध्यम से फिर से एक बार देश में एकता और अखंडितता के लिए एक मजबूत माहौल खड़ा हो, इस दिशा में हम सब काम करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही बीच चुनावी माहौल में आप लोगों को बुलाया था, क्योंकि और कोई पॉलिटिकल बात हो नहीं सकती। आचार संहिता यहाँ पर विद्यमान है। चुनाव आयोग से परमिशन लेकर इन नॉन पॉलिटिकल इश्यू पर ही आपसे बात करने के लिए आप सभी को बुलाया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात का भी ब्यौरा दिया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से 31 अक्टूबर 2014 के बाद से अब तक वो हर साल केवड़िया जाते हैं, क्योंकि वो अपने लीडर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक अपनी जो है शुभकामनाएं देते हैं, श्रद्धांजलि जो है वो देते हैं। और इस साल भारत सरकार जो है बहुत बड़े स्केल पर उनका जो एक बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करने जा रही है। तो आइए सुनते हैं कि सरकार के प्लान्स क्या हैं इस बर्थ एनिवर्सरी को लेकर, जन्मदिन के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल की। एकता नगर में किया है जो 1 नवंबर से 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तक चलेगा और 15 नवंबर को जनजाति संस्कृति और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक भव्य कार्यक्रम के साथ इसका, जिसमें देश भर की जनजातियों के सांस्कृतिक विविधताएं, खाद्य परंपराएं, पोशाक की परंपराएं, शिल्पकला, लोक कला और संगीत का एक अद्भुत समन्वय बनाया जाएगा। हम सब जानते हैं सरदार पटेल हमारे देश के लिए एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। ये भी सच है कि जो 562 प्रिंसली स्टेट्स थी वो जो है वो भारत सरकार के साथ नहीं जुड़ती। अगर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पीछे जो उन्होंने काम किया, बैक डोर चैनल पे काम किया, अगर वो नहीं करते तो 562 स्टेटें वो भारत का हिस्सा नहीं होती। जो भारत का मैप आज आप देख रहे हैं वो शायद नहीं होता। इसके ऊपर भी केंद्रीय गृह मंत्री ने जोर दिया। ये भी बताया कि जब पूरा भारत 15 अगस्त 1947 में जश्न आजादी मना रहा था तो किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल नेवल कमांड रूम में थे और वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे थे कि भारत के दक्षिणी सिरे जो हैं वो मजबूत रहें और साथ रहें। उसी का नतीजा है कि आज जितनी भी बाउंड्री है सदर्न इंडिया की वो इतनी मजबूत है। तो आइए सुनते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। आज भारत का जो मानचित्र हमारे सामने है वो मानचित्र सरदार पटेल की ही देन है। हैदराबाद में पुलिस एक्शन, जूनागढ़ का एकीकरण, ये सभी चीजों को कहीं कुने से, कहीं दृढ़ता से और कहीं व्रज से भी ज्यादा कठोरता से एक एक कर रिजॉल्व करने का काम किया। भोपाल हो, काठियावाड़ की रियासतें हो, त्रावणकोर हो या जोधपुर हो, हर जगह पे जो समस्या आई इसका निवारण सरदार पटेल ने किया और पाकिस्तान का जो प्रयास था पाकिस्तान कॉरिडोर बनाने का, उसको निरस्त करने का काम किया। किसी भी प्रकार की प्रचार की अपेक्षा के बगैर, किसी भी प्रकार के यश के अपेक्षा के बगैर देश के लिए जीवन कैसे जिया जाता है उसका उत्कृष्ट उदाहरण सरदार पटेल थे। जब पूरा देश 15 अगस्त को
तिरंगा फहराने में व्यस्त था, तब सरदार पटेल कमांड रूम में नेवल ऑफिसरों के साथ एक ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे, जिसके कारण ही आज लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बना है और हमारी दक्षिणी सीमा बहुत मजबूत हुई है और उस ऑपरेशन के कारण ही लक्षद्वीप में तिरंगा फहराया गया। लेकिन उन्होंने मौका नहीं छोड़ा कांग्रेस के ऊपर अटैक करने का कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनका श्रेय नहीं दिया, उनको जो इज्जत मिलनी थी वो नहीं दी, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया और भारत रत्न तभी मिला जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई। तो आइए सुनते हैं कि राजनीति के एहसास के साथ उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। सरदार पटेल को भुलाने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सरदार जैसे महान व्यक्तित्व को भी भारत रत्न मिलने में 41 साल की देरी हुई और वो देरी केवल और केवल कांग्रेस के सरदार के प्रति एक विशिष्ट अभाव के कारण रही। सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व के लिए पूरे देश में ना कोई समाधि बनी, ना कोई उनका स्मारक बना। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना की और एक भव्य स्मारक जो पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध हो चुका है, वो सरदार पटेल के स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। लेकिन ये तो थी जो बात हो रही थी डायस से, लेकिन डायस के पीछे क्या बात हो रही थी? सभी लोग ये बात कर रहे थे, जो लोग डायस पे बैठे हुए थे, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ नित्यानंद राय भी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं होम मिनिस्ट्री में, वो भी वहां पर बैठे हुए थे। तो चर्चा इस बात की हो रही थी कि जो ये तस्वीर, क्या ये तस्वीर कुछ कहती है बिहार के लिए? दिलचस्प बात यह है कि जो एनडीए है वो अभी तक अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं अनाउंस करी है। यही नहीं, जो विपक्ष है वो ये बार बार बोलता है कि केंद्रीय गृह मंत्री बार बार बोलते हैं कि विधायक ही जो है वो अपना नेता चुनेंगे जब चुनावों के रिजल्ट्स आ जाएंगे उसी के बाद, यानी नीतीश कुमार के ऊपर अभी एनडीए ने मोहर नहीं लगाई है। तो इसके ऊपर जो है वो चर्चा की जा रही थी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी सफाई आ रही है कि जो नित्यानंद राय है वो सीएपीएफ यानी अर्धसैनिक बल यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के उनको डील करते हैं, तो वो एक ऑफिशियल कैपेसिटी में उस डायस पर बैठे हुए थे, राजनीतिक हैसियत से नहीं बैठे हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति जो होती है वो हमेशा तर्क नहीं देखती है, वो देखती है कि सामने क्या है, उसके पीछे तर्क के पीछे का तर्क ढूंढने की कोशिश करती है। तो ऐसे में ये चर्चा हो रही है, विपक्ष भी ये बात कर रहा है कि हो सकता है जब चुनावों के नतीजे आए और एनडीए को बहुमत हासिल हो, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना कोई नाम सामने रखे। तो क्या ये नाम नित्यानंद राय होंगे, ये तो शायद समय ही बताएगा। पटना से अपने सहयोगी चित्रल के साथ मैं नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।